नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पे केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग जो आपका बिहार का प्राचीन इतिहास चैप्टर नंबर 1 पढ़े। तो आपका पहला जो है चैप्टर पढ़े, जो कि आपका मौर्य काल में बिहार, और इसका जो है बिहार में प्राचीन इतिहास का ये जो है अगला वीडियो है। ठीक है, तो मौर्य काल में बिहार 323 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो होगा मौर्य काल में बिहार 323 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व में, जो कि आपका बिहार में प्राचीन बिहार का प्राचीन काल। ठीक है, तो आपका जो है प्राचीन इतिहास, बिहार का प्राचीन इतिहास, तो आपका उसका ये पार्ट होगा। ठीक है, उसका ये वीडियो होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका मौर्य वंश। तो देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो प्राचीन भारत का राजवंश, जिसने 137 वर्षों तक भारत पर राज किया, उसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। वह मगध की राजगद्दी पर 323 ईसा पूर्व में बैठा। मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष के पूर्व, तो मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष के पूर्व में भगत राज्य में गंगा नदी के मैदानों आज का बिहार व बंगाल से शुरू हुआ और अपने चरम विस्तार के समय लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व काम किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, अब पटना शहर स्थित कुम्भलहार थी। मौर्य राजवंश की जानकारी। तो मौर्य राजवंश की जानकारी के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है कौटिल्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्राक्षर, तो विशाख दत्त के मुद्राक्षर, मेगास्थनीज की इंडिका, यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत तथा सम्राट अशोक के स्तंभलेख शिलालेख आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मौर्य राजवंश की जानकारी के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है कौटिल्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्राक्षर, मेगास्थनीज की इंडिका, यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत तथा सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख। मगध के राज सिंहासन में बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। इसके समय में मौर्य साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त शूद्र जाति से था, तो पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त आपका शूद्र जाति से था। और बहुत साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त क्षत्रिय था। और मुद्रा राक्षस के समालोचक, तो मुद्रा राक्षस के समालोचक गुंडी राज के अनुसार मुद्रा जो नंदों की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या दादी थी। ठीक है, अधिकांश इतिहास उसे मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते हैं, तो अधिकांश इतिहासकार उसे मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार, तो बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। अब हम पढ़ेंगे आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल 323 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व था। तो उसके बाद पढ़ते हैं। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना और सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और इस युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई। संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान की, और जबकि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करने के साथ साथ एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, कन्हार, जेरोसिया, बलूचिस्तान, मकरान एवं पेरोपेनिडिसिया, काबुल नामक प्रांत भी चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप में दिया। ठीक है, तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करने के साथ साथ एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेरोसिया, बलूचिस्तान, मकरान एवं पेनिडिसिया, काबुल नामक प्रांत भी चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप दे दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियान्स ने किया है। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियान्स ने किया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियान्स ने किया और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को सबसे पहले यूनानियों के गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक में भारतीय समाज तथा नगरीय संरचना का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद में विभाजित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंडर कोटस के रूप में की है और रियान तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में वर्णित किया है। चंद्रगुप्त के काल में हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी और इसे यूनानी लेखकों ने इंडियन काकेसस भी कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य ने कौटिल्य नाम से राज्य व्यवस्था तथा प्रशासन पर आधारित पुस्तक
अर्थशास्त्र की रचना की और यह भारतीय राज्य व्यवस्था पर अब तक की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य ने कौटिल्य नाम से राज्य व्यवस्था तथा प्रशासन पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की और यह भारतीय राज्य व्यवस्था पर अब तक की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख, तो गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व, तो गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। तो गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तथा विजय प्राप्त की। तो दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तथा विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिमी ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया तथा जहां 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया जिसे जैन ग्रंथ में संलिखना कहा गया। ठीक है, अभी हम आपका जो बॉक्स ऊपर रखा बॉक्स को पढ़ते तो बॉक्स में क्या दिया, तो चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे। तो आपके चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे। पहला आपका कालिदास, दूसरा आपका धन्वंतरी, तीसरा आपका छपनक, चौथा आपका अमर सिंह, पांचवा आपका शंकु, छठा आपका बेताल भट्ट, सातवां आपका घटपरकर, आठवां आपका बारामीर और नौवां आपका बलूची। तो चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे। तो कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, बारामीर और बलूची। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मौर्य राजधानी। तो आपका जो है मौर्य आपके 5 प्रांत में बटा हुआ था। एक आपका प्राच प्रांत, उत्तरापथ प्रांत, दक्षिणापथ प्रांत, अवंती राज प्रांत और आपका कलिंग प्रांत। ठीक है, ये आपका 5 प्रांत है। तो प्राच प्रांत राजधानी पाटलिपुत्र थी और उत्तरापथ प्रांत की तक्षशिला राजधानी थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राज की राजधानी उज्जैनी थी और कलिंग प्रांत की राजधानी आपकी तोसली थी। ठीक है, तो प्राच की आपकी पाटलिपुत्र और इसका वर्तमान स्थिति बिहार में, उत्तरापथ का वर्तमान स्थिति आपका जो पाकिस्तान में, तक्षशिला आपका, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी आपका आंध्र प्रदेश में अभी है, उज्जैनी आपका मध्य प्रदेश में और आपका तोसली आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो प्राच की राजधानी पाटलिपुत्र थी जो कि अभी बिहार में है, पटना। ठीक है, उत्तरापथ की राजधानी दक्षिला थी जो कि आपका पाकिस्तान में भी है, तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी जो कि आपका आज का आंध्र प्रदेश हो गया। अवंती राज की राजधानी उज्जैनी थी जो कि आपका मध्य प्रदेश हो गया और आपका जो है उज्जैन। ठीक है, कलिंग का आपका जो है तोसली राजधानी था जो कि आपका उड़ीसा आज का हो गया। ठीक है, तो ये आपका मौर्य राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिंदुसार। तो आपका बिंदुसार का जो समय काल था वो आपका 298 ईसा पूर्व से लेके 272 ईसा पूर्व तक था। तो बिंदुसार का 298 ईसा पूर्व से लेके 272 ईसा पूर्व तक। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था जिसे वायुपुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इसे अमित्रो चेटक अमित्र घात का है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्गधरा थी और थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था जबकि दिव्य वरदान के अनुसार वह अजबक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, तो जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्गा थी और थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था जबकि दिव्य वरदान के अनुसार वह अजबक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस, तो सीरिया का एंटियोकस ने डाइमकस नामक राजदूत भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमकस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, और एथेनियस के अनुसार जो है बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है, मिस्र के राजा टॉलमी, तो मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय के काल में डायनोसियस। ठीक है, तो आपका यहाँ डायनोसियस आपका राजदूत था मिस्र में और आपका जो है सीरिया का जो आपका राजदूत था उसका नाम था डाइमकस। ठीक है, दोनों में ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तो मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय के काल में डायनोसियस
नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की राजसभा में आया था। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता की तो प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का अनुसरण किया, प्रांतों में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किए। तो प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया, प्रांतों में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किया था। ठीक है। दिव्य बदान के अनुसार, तो दिव्य बदान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था। तो दिव्य बदान के अनुसार अशोक जो है अवका अवंती का था और बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। तो दिव्य बदान के अनुसार अशोक जो है कि आपका अवंती का उपराजा था। ठीक है। और बिंदुसार के समय तक्षशिला में प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार की सभा में, तो बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खलाटक था। बिंदुसार ने 26 वर्षों तक राज किया और अंततः 272 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब पढ़ते हैं चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, वह प्रधानमंत्री था, वह एक विद्वान राजनीतिज्ञ था। चाणक्य तक्षशिला के कुटली नामक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। तो कुटली नामक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था चाणक्य तथा तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख स्नातक व आचार्य था। लेकिन चाणक्य के जीवन का अधिकांश समय मगध साम्राज्य के राजनीतिक गलियारे में गुजरा। एक बार मगध के राजा नंद ने अपनी यज्ञशाला में चाणक्य के रंग वर्ण को लेकर उसे अपमानित किया, जिससे क्रोध में आकर उसने नंद वंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। राजा नंद के धूल विरोधी चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर नंद वंश का विनाश किया। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जब विशाल मगध साम्राज्य या भारत का एक छत्र सम्राट बना, तब कौटिल्य प्रधानमंत्री एवं प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुआ। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठा, तो उसी काल में भी कुछ समय तक कौटिल्य प्रधानमंत्री बना रहा चाणक्य। ठीक है। अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है। तो अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है, जिसमें मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के विचार स्वयं उसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। कौटिल्य चाणक्य रचित अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य चाणक्य रचित अर्थशास्त्र मौर्य वंशीय राज्यशासन का प्राचीनतम विकिपीडिया है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर बिंदुसार को प्राप्ति जो उपाधि थी, तो बिंदुसार की जो भी उपाधि थी उसको पढ़ते हैं। तो बिंदुसार को प्राप्त उपाधि यहाँ पर ग्रंथ में दिया गया और इसका उपाधि तो यूनानी लेखकों में, तो यूनानी लेखों में उसे अमित्रोचेटस कहा गया। तो यूनानी लेखों में उसे अमित्रोचेटस कहा गया और संस्कृत ग्रंथ में उसे अमित्रघात कहा गया। वायु पुराण में मद्रसार कहा गया। जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। तो यूनानी लेखों में इसे अमित्रचोटस कहा गया। ठीक है, अमित्रोचेटस। संस्कृत ग्रंथ में उसे अमित्रघात कहा गया। वायु पुराण में मद्रसार कहा गया और जैन ग्रंथ में उसे सिंहसेन कहा गया। ठीक है। तो अमित्रचेटस यूनानी लेखक में, अमित्रघाट संस्कृत ग्रंथ में, मद्रसार वायु पुराण में और सिंहसेन आपका जैन ग्रंथ में। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक बॉक्स था, तो मेगास्थनीज द्वारा वर्णित जातियां। तो आपका मेगास्थनीज द्वारा वर्णित जातियां कौन कौन है? तो ब्राह्मण तथा दार्शनिक, कृषक वर्ग था एक, ग्वाले तथा अकेटक, व्यापारी तथा श्रमजीवी कारीगर एवं शिल्पी वर्ग, योद्धा अथवा सैनिक वर्ग, निरीक्षक अथवा गुप्तचर वर्ग और मंत्री एवं परामर्शदाता सभासद वर्ग। ठीक है। तो ये आपका जो है 7 जातियों में जो है डिवाइड किया था आपका। ठीक है। कौन? तो आपका मेगास्थनीज। ठीक है। तो ब्राह्मण एवं दार्शनिक वर्ग, कृषक वर्ग, ग्वाले एवं तथा अकेटक, व्यापारी तथा श्रमजीवी कारीगर एवं शिल्पी वर्ग, योद्धा अथवा सैनिक वर्ग, निरीक्षक एवं अथवा गुप्तचर वर्ग और आपका मंत्री तथा परामर्शदाता वर्ग। ठीक है। अनिश आपको यहाँ पर छूट रहा था, कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर। तो कालांतर में अर्थशास्त्र में अन्य लेखकों द्वारा, तो कालांतर में अर्थशास्त्र में अन्य लेखकों द्वारा कुछ अंश जोड़े गए, जिससे मूल ग्रंथ का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा गया है और कालांतर में अर्थशास्त्र में अन्य लेखकों द्वारा कुछ अंश जोड़े गए, जिससे मूल ग्रंथ का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। मूल ग्रंथ अर्थशास्त्र को 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जा सकती है और चाणक्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, अध्याय तथा 180 प्रकरण हैं, और इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। ठीक है।
तो आप जो है अशोक के बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।